Hello everyone, myself Shivam Nauriyal welcomes you all to Vedanga Institute of Civil Services. If you are preparing for any of the examinations like UPSC, BPSC, other state PCS examination, then this video will going to help you a lot in your preparation. Yes, I am talking about a mentorship program. A mentorship program that will going to enhance how to tackle MCQ along with your daily mains answer writing. This program will be available in both offline as well as online mode. In this program, you will going to solve daily MCQs, and after that you will also going to get some mains answer writing. After writing these answers, you will get a video discussion session in which the comprehensive analysis of that question will be provided to you. So let's start with the mains question. Question है हमारा, institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, suggest reforms in civil services for strengthening democracy. तो आपने जैसे कहा कि सब में सिमिलर सा इंट्रोडक्शन लग रहा था, है ना, कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें क्या, अब देखो कैसे कर सकते हैं ना, जैसे इसमें जो आपकी लाइन दे रखी है कि इंस्टीट्यूट, जब भी देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें एक स्टेटमेंट दे रखा होता है, कोशिश यही करा करो कि उस स्टेटमेंट को कैसे भी करके आपको एक्सप्लेन करना है इन योर इंट्रोडक्शन। अब देखो इसमें ये तो आसान क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ मैं इसको क्योंकि इसमें कीवर्ड्स प्रेजेंट है आपके। इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी पहला, ठीक है, ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, सिंपल सी बात। अब देखो क्या समझते हो आप लोग, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेंगे, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से रिलेट करना है, कैसे करोगे बताओ? कंफ्यूजन है। अब देखो मैंने किया है। हाँ बता कैसे। वैसे मैंने दो पार्ट में तोड़ा है। पहला पार्ट है इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी से ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी आएगा, फिर उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केट मैकेनिज्म को अट्रैक्ट किया जाएगा और वो एट द एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कराएगा। ठीक है। फिर दूसरा पार्ट मैंने तोड़ा है इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो उससे वेलफेयर मेजर्स लिए जाएंगे, उससे पॉवर्टी कम होगा, और फिर उसको दो पार्ट में तोड़ा है, माल न्यूट्रिशन कम होगा और ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ करेगा। ठीक है। और इससे चार चीज बढ़ेगा, पहला एम्पावरमेंट, फिर एम्प्लॉयमेंट, फिर इनोवेशन, फिर इफिशिएंसी, क्वालिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब देखो ठीक समझा यार उसने, क्वेश्चन ठीक समझा। अब हमारे को इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इंप्रूव करनी है सो डैट इट बिकम ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी बढ़ाएंगे, सर्विस डिलीवरी अच्छी कर देंगे, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी लेके आएंगे, सो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कंपेयर करवा रहा है जो हमारा ओल्ड स्ट्रक्चर, जो ओल्ड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, कर सकते हो आप, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो आप। देखो अब इसमें जैसे जो हमारा पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, अगर आप लोग को पता होगा कि वी हैव बोरोड आवर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फ्रॉम ब्रिटिशर्स, है ना, कॉलोनियल पीरियड का है हमारा। ठीक, तो अब हमारे उसमें हमारा जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर था पूरा का पूरा, वो किस पे बेस्ड था? वो रेवेन्यू सीकिंग पे बेस्ड था। ठीक है, एट दैट टाइम एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू डू रेवेन्यू सीकिंग, है, रेवेन्यू सीकिंग तो करते थे, सिर्फ आपका एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब था कि रेवेन्यू कमा के देना, ठीक, और ब्रिटिशर्स को पहुंचाना। ठीक, अब उनका काम ये नहीं था कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आए, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एज इन जीडीपी, योर जीडीपी विल गोइंग टू इंक्रीज, एक्सपोर्ट विल गोइंग टू इंक्रीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब क्या बोला इसने? पॉवर्टी खत्म करना, माल न्यूट्रिशन, वो सारे सोसाइटी के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ये। ठीक है, सो अर्लियर वी यूज टू फोकस ऑन आउटपुट, कितना आउटपुट आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि आउटकम। ये एक चीज आप और दिखा सकते हो कि नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन आउटकम। आउटकम और आउटपुट में क्या डिफरेंस होता है? आउटकम क्वालिटेटिव होता है और आउटपुट क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, आउटपुट सिंपल सी बात है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग 100 रुपीज टू मेक अ स्कूल, तो वो स्कूल बन के रेडी हो गया, तो वो मेरा आउटपुट आया। 100 करोड़ इन्वेस्ट करा था, 100 करोड़ का स्कूल बन के रेडी हो गया, आउटपुट। अब वो जो इंस्टीट्यूट मैंने बनाया है, इट इज़ प्रोवाइडिंग मी क्वालिटी एजुकेशन, तो वो मेरा आउटकम हो गया। दिस अल्टीमेटली फोकस क्या होना चाहिए?
कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारा होना चाहिए ना, वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मेरा आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अब देखो, जैसे आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इज इक्वल्स टू या इट इज लीनिंग टूवर्ड्स या मूविंग टूवर्ड्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। तो कैसे कर सकते हो आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिखा सकते हो कि कॉलोनियल एरा का, और उस कॉलोनियल एरा के इंस्टीट्यूशन में अब की डेट में क्या हो गया कि हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है जिससे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस हो सके। आप इसका और भी अच्छा एग्जांपल आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि अर्लियर हमारे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल था, है ना, जितने भी आप लोग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखो गवर्नमेंट कंट्रोल पे थे। अब वो गवर्नमेंट कंट्रोल के होने की वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, वो सब चीज़ें से मेंशन करनी थी इस क्वेश्चन में। रेड टेपिज्म था, करप्शन था, पॉलिटिकल कल्यूजन था, ये सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक, बट अब हमने इसको प्राइवेटाइज कर दिया। तो प्राइवेटाइज करने से क्या आया, इकोनॉमी जनरेट होने लगी, कंपटीशन इंक्रीज हुआ, है ना। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद ये सब तो हुआ कि जो लाइसेंस राज था, कोटा राज था, वो खत्म होता है और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, अब इसका सिंपल सा आपका इंट्रोडक्शन ये जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन इंडिया इज कॉलोनियल लेगेसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थी और सूटेबल थी उस टाइम के लिए। बट नाउ वी हैव टू मूव टूवर्ड्स इकोनॉमिक। अब इंडिया को हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहिए जिससे रेंट सीख करे या रेवेन्यू ले। हमें ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो एक्सपोर्ट भी करे, क्वालिटी भी इंक्रीज करे। इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए हमारे को, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कस्टमर्स लेके आए, जो हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स को खरीदे, ये और भी सारी चीज़ें करें। ठीक है, तो अब इस चीज़ को करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो हाईली सेंट्रलाइज था या ये सब चीज़ें था, इसको डिसेंट्रलाइज करो, ये सब चीज़ें करो, तो जाके इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगा। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी या इंस्टीट्यूशनल आपका एफिशिएंसी समझा दी और उसका लिंकेज दिखा दिया इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से। ठीक है, खासकर इसमें आप अगर एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहो तो एलपीजी का एग्जाम्पल दे सकते हो कि आफ्टर एलपीजी आवर इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी हैव इम्प्रूव विच फर्दर लेड टू इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, जैसे हमने जैसे जो आपके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे रेलवेज था, आज की डेट में रेलवेज एक मेन सेक्टर है जो इकोनॉमी बूस्ट कर रहा है। ठीक है, ये अब एग्जाम्पल के साथ चाहो तो इंट्रोडक्शन में समझा सकते। अब आगे इसका क्या है, इन दिस कंटेक्स्ट सजेस्ट रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो अब पहले तो हमें प्रॉब्लम्स दिखाने पड़ेंगे सिविल सर्विसेज की, तो उसी को तो फिर हम लोग रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें अब सब हेडिंग आएगी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम थी हमारा, वो क्या है, प्रॉब्लम्स विद सिविल सर्विसेज। अब देखो ये चीज़ में पूछी नहीं गई है, बट ये इनहेरेंट है इसके अंदर। प्रॉब्लम्स बताओगे तो ही तो रिफॉर्म्स बताओगे, समस्या क्या थी, इसलिए वो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा नहीं कि इस ऊपर वाले कंटेक्स्ट में देखते हुए रिफॉर्म सजेस्ट करने हैं, और देखो रिफॉर्म सजेस्ट करने प्लस स्ट्रेंथन कैसे करना है उस रिफॉर्म्स के थ्रू डेमोक्रेसी को। तो फोकस यहाँ पे सिर्फ रिफॉर्म्स पे नहीं प्लस डेमोक्रेसी पे भी होना चाहिए। अब प्रॉब्लम्स क्या लिखोगे इसमें, बताओ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी ब्यूरोक्रेसी की। हाई हैंडेडनेस है, ठीक है, आइवरी टावर अप्रोच है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेगेसी थी वो यही तो था, आइवरी टावर अप्रोच। आइवरी टावर मतलब माई बाप, है ना, तुमने जो देखे होंगे डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आईपीएस, वही आइवरी टावर अप्रोच ही था वो। माई बाप कल्चर, है ना, कि अब वो जो जैसे जो ब्रिटिशर्स थे तो उसके टाइम पे जो उनके जो भी गवर्नर या जो भी आपके हेड होते थे, उनको जनता गरीब आती थी और माई बाप ऐसे करके एड्रेस करती थी। तो आज भी वही कल्चर है, माई बाप, जैसी वो गाड़ी निकलती है वो माई बाप करके बेचारे लगे रहते हैं, है ना। वो तो आइवरी टावर अप्रोच है। ठीक है, हाई हैंडेडनेस है इन सॉल्विंग। हाई हैंडेडनेस मतलब जैसे आपने देखा होगा, इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। त्रिपुरा का एक डीएम था, कोविड-19 के टाइम पे वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि वो एक शादी में घुसता है और घुसते के साथ ही वो लेटर फाड़ देता है, पंडित जी को मारता है, दूल्हे को मारता है और कहता है कि खाली करो सारा का सारा। देखिए वो वीडियो, शैलेश कुमार नाम है उस आईएएस का। तो वो कहीं ना कहीं आपका शो करता है हाई हैंडेडनेस विच इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए,
प्यार से बात करनी चाहिए, है ना। पब्लिक कंसल्टेशन होना चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हाई हैंडेडनेस इस चीज़ में होनी चाहिए, ठीक। फिर और क्या दिखा सकते हो उसमें प्रॉब्लम्स, वही रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही एंड करप्शन। रेड टेपिज्म का मतलब होता है, देखो रेड टेपिज्म अल्टीमेटली लीड्स टू करप्शन। रेड टेपिज्म का सिंपल सा मतलब है कि हम लोग, अब लाल फीताशाही मतलब फाइल पे फाइल बनाते चले जाते हैं और वो फाइल आगे पास ऑन करते जाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट। जैसे मैं सपोज मेरे को पेंशन लेने के लिए जाना है, तो पेंशन वो एक छोटे बाबू के पास जाएगा, छोटे बाबू से बड़े बाबू के और बड़े बाबू के पास, वो घूमती ही रहती है। तो उससे क्या होता है कि डिसीजन डिले हो जाता है, ठीक है। और उससे फिर कहीं ना कहीं उसका अल्टीमेटली एम क्या होता है, करप्शन, है ना, कि वो आपका कहीं ना कहीं ब्राइब को के लिए ही चाहते हैं, इसलिए वो आपका ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक। फिर और क्या प्रॉब्लम है सिविल सर्विस के साथ? सर ये लिखा है मैंने कि लाइसेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू इंश्योर, मतलब लाइसेंस या बिडिंग में जो करप्शन होता है। हाँ ठीक है, वो करप्शन ही हो गया एक टाइप का, करप्शन ही तो हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख सकता है वो, एग्जाम्पल में चाहे तो लिख ले। और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, लेस डिजिटल इंटीग्रेशन। देखो एक इसमें जो इसने बोला, इससे मेरे को एक पॉइंट और आ रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स नो सिंड्रोम। अब लेकिन ये ऐसे ही लिखूंगा, नहीं समझ में नहीं आएगा, तो उसके साथ ब्रैकेट भी लगाना। डॉक्टर्स नो सिंड्रोम का क्या मतलब, कुछ पढ़ा कभी आपने? हाँ, देखो डॉक्टर्स नो सिंड्रोम का सिंपल सा मतलब ये होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे कब, जब कुछ बीमारी आएगी, है ना। अगर मैं घर के अंदर ही बैठा रहूँ, कुछ काम ही ना करूँ, अपना मस्त खाओ पीऊँ सोऊं, तो बाहर इन्फेक्शन अटैक करेगा नहीं मेरे को। तो डॉक्टर सिंड्रोम नो सिंड्रोम का सिंपल सा मतलब है कि ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, बचते हैं काम करने से। काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी तो कहीं ना कहीं उनको भी समस्या आगे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है डॉक्टर्स नो सिंड्रोम, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ डिसीजंस या फंक्शंस कह लो, या वर्क हो, प्रोक्रेस्टिनेशन ऑफ वर्क, ठीक है। और क्या समस्या है ब्यूरोक्रेसी के साथ? आप एथिक्स के कुछ कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं आप लोग, जैसे पॉलिटिकल बायसनेस, या ये देखो, हाँ पॉलिटिकल बायसनेस अच्छा शब्द है, हाँ पॉलिटिकल बायसनेस, ठीक है। इसकी जगह तुम पता है लिखना चाहो ना तो ये लिख सकते हो, बायसनेस, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गया है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। और ये किसने बोला था? इंदिरा गांधी ने, आई गांधी का स्टेटमेंट है। एक पॉइंट में लिखा है ओवरबर्डेनेड फाइट देन लाइफ। हाँ ये है, वो क्यों? बिकॉज दे आर मोर अडियर टूवर्ड्स रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं किसी की हेल्प करने के लिए, ना कि चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है। तो ओवरबर्डन्ड है सारे के सारे। जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, वो 150 से ऊपर कमिटीज़ का हेड है, वो सेकंड ईयर से ने भी ये चीज़ पाई, ठीक है। और उसको खुद को नहीं पता है कितनी कमिटीज़ का हेड है वो, ठीक। तो ओवरबर्डन्ड है एक सिंगल बंदा, आप कॉन्ट्रैक्ट आउट करो ना चीज़ों को, ठीक है। तो ये वाली सारी समस्या है। अब इसमें और भी लिख सकते हैं, 5 मेजर लगी मेरे को। सेंट्रलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन है, हायरकी वाली प्रॉब्लम है। मैंने आपको कहा ना कि कुछ कुछ वैल्यूज दिखा सकते हो। तो ये क्या है, आपके न्यूट्रल नहीं है, ठीक है, न्यूट्रलिटी नहीं है। अब लेस डिजिटल इंटीग्रेशन है आपका, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो उसको आप लोग क्या कह सकते हो? स्टेटस क्वोइस्टेंट। बिल्कुल सही, जुडिशरी कोर्ट नहीं करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू कोर्ट का ही हेड होता है। जुडिशियल पावर का ये एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में हेड होता है डीएम, तो सिर्फ रेवेन्यू की बात करते हैं। जुडिशियल पावर जो आप कहना चाहते हो वो पीनलाइज करने की पावर,
ठीक है, जो जुडिशियल पावर जो होती है वो वैसे कहा जाता है, जो क्राइम, दो कोर्ट्स होते हैं, एक सेशन कोर्ट होता है, एक कोर्ट होता है। जो सेशन कोर्ट होता है वहाँ क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं, एक ये दीवानी कोर्ट होता है। दीवानी कोर्ट सिर्फ रेवेन्यू वाले मैटर, ठीक है, दीवानी जैसे लैंड ग्रैब का केस है या आपका रेंट वाला जो केस है वो सब ये देखेगा। तो स्टेटस क्वोइस्ट है, स्टेटस क्वोइस्ट मतलब चेंज नहीं होना चाहते। अब इसे ब्रैकेट में अपना लिख दें कि एवर्जन टूवर्ड्स ई गवर्नेंस, ठीक है, एवर्जन हेट करते हैं ई गवर्नेंस, हाँ वही स्टेटस को चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। अब हमें देखना है इसके अंदर कि रिफॉर्म्स क्या है, और ध्यान रखना अभी मैं फिर से बता रहा हूँ कि रिफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हुए दिखाई देनी चाहिए। बताओ क्या रिफॉर्म्स लिखे हैं? अच्छा देखो, अच्छा एक चीज़ और है, अब जैसे इसने मेरे से पूछा ना कि सर सब में मेरा इंट्रोडक्शन सेम जैसा हो रहा है, तो चाहे तो इसमें तो फर्स्ट लाइन एक्सप्लेन कर दे, और अगर नहीं कर पा रही है ना तो इसमें सबसे अच्छा जो सिविल सर्विसेज वाला क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर आओ, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वो स्टील फ्रेम थी, स्टील क्या होता है, स्ट्रेंथन होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, टूटता नहीं है, मुड़ता नहीं है, ठीक है। बट वो स्टील फ्रेम जो है वो आज की डेट में जो रीढ़ की हड्डी थी वो बेंड होने लग गई है, ठीक। तो ये स्टील फ्रेम स्टार्टिंग में दिखाओ, कंक्लूजन में फिर ये दिखाओ, उसी इंट्रोडक्शन से रिलेट कर दो कि वो जो स्टील फ्रेम था वो कहीं ना कहीं बेंड होना स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये सब रिफॉर्म्स लाने चाहिए वापस उसे स्टील फ्रेम बनाने के लिए। देखो कितना सही जाएगा ये, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन से रिलेट हो गया, और जो बीच का पार्ट था वो रिफॉर्म्स लाके वापस वही पहुंचाया जा सकता है, पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा ऐसे करने में। चलो ये तो देखेंगे। अब बताओ रिफॉर्म्स क्या है, रिफॉर्म्स क्या क्या इंट्रोड्यूस करने हैं। हाँ, होता कमेटी की रिकमेंडेशन में वो 7 वैल्यूज है उसकी, ठीक है। तूने जो जैसे होता कमेटी लिखा है, जैसे वैल्यूज बताई हैं। क्या चीज़ लिखी है? हाँ, मैं नहीं, होता कमेटी की रिकमेंडेशन 7 वैल्यूज की बात करता है। अच्छा हाँ, नोराल, अच्छा हाँ, इसका सॉरी नोराल कमेटी की, हाँ, सॉरी, होता कमेटी की क्या रिकमेंडेशन है? हाँ, स्पेशलाइज सर्विस होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना चाहिए, मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, हाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, रिक्रूटमेंट, और सेकंड ARC को कोट कर, सेकंड ARC, और उसमें फिर ये बोल ठीक है। देखो सेकंड ARC के हिसाब से हमारे देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट तो प्रेजेंट था, बट कोड ऑफ एथिक्स नहीं था, तो वो दोनों लेके आने हमें, कोड ऑफ कंडक्ट भी, कोड ऑफ एथिक्स भी। तो कोड जैसे हाँ, रिकमेंडेशन तो लिखनी है, सेकंड ARC के तो रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। जैसे सेकंड ARC की रिकमेंडेशन क्या था, परफॉर्म और पेरिश, ये वाला कल्चर होना चाहिए। परफॉर्म करोगे तो ठीक है, वो इसका नहीं है, मिशन कर्मयोगी का है, वो भी लिखे, वो भी देखे, वो मिशन कर्मयोगी, ठीक है। परफॉर्म और पेरिश कल्चर, ठीक, ये आपका होना चाहिए। परफॉर्म करोगे तो रहोगे, नहीं तो फिर पेरिश हो जाओगे, डूब जाओगे। मोदी गवर्नमेंट ने आते के साथ ही बहुत सारे IRS को वॉलंटरी रिटायर कर दिया था, तो पेरिश, परफॉर्म और पेरिश। फिर और क्या कर सकते हो, 360 डिग्री परफॉर्मेंस एवेल्युएशन एंड अप्रेजल, 360 डिग्री का परफॉर्मेंस एवेल्युएशन करो एंड अप्रेजल, इसी के बेसिस पे अप्रेजल करो, मतलब आपका प्रमोशन वगैरह इसी के बेसिस पे दो, ठीक। APP है, APP
एंड अप्रेजल। ठीक है, और क्या लिखा है? उसके बाद ऐसे एज डॉक्टर एनसी सक्सेना ओपिनियन फॉर वेडिंग अवे द इनकैपेबल और लैकिंग इंटीग्रिटी सिविल सर्वेंट। हाँ, तो वो यही होगा ना, परफॉर्मेंस पेरिश। इसी में उसको वाला पॉइंट भी लिख सकता है। ठीक है, वो एक ही पॉइंट, सेकंड ईयर सेकंड, हाँ सेकंड ईयर सेकंड, कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स में ही यार वो वैल्यूज आ गई, कोड ऑफ एथिक्स अलॉन्ग विद कोड ऑफ कंडक्ट। और क्या लिखा है? लेटरल एंट्री, बहुत बढ़िया यार, ये भी सही है। लेटरल एंट्री करवाओ, लेटरल एंट्री पे दिखाना पड़ेगा क्यों। नहीं नहीं, तो लेटरल एंट्री से क्या आएगा? एक्सपर्टीज आएगी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, मतलब आपका जो रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम था, ठीक है, उसको सही करने के लिए आप लेटरल एंट्री भी करा सकते नीति आयोग का 2017 का रिपोर्ट है। लेटरल एंट्री। हाँ, कोई बात नहीं यार, 17 तो बोल सकता है, बन गया है समझ नीति आयोग। 15 बोल देता या 14 बोल देता तो फिर दिक्कत हो जाती। ठीक है, लेटरल एंट्री सही बोला है। लेटरल एंट्री में ब्रैकेट में दिखाना कि एक्सपर्टीज, ठीक है, इससे एक्सपर्टीज आएगी। वो फिर अलग डिबेट है यार, स्पेशलाइजेशन वाली। कुछ का मानना है कि स्पेशलाइजेशन ठीक है, कुछ का सेकंड ईयर से यही कहेगा कि स्पेशलाइजेशन लाओ, बट हमें जनरलिस्ट चाहिए। क्योंकि देखो पता क्या होता है, प्रॉब्लम भी है, अगर हम स्पेशलाइज ले आए तो वो सारी चीज़ें नहीं समझ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल पुलिस जो होती है आपकी, वो ब्रूट फोर्स है, वो रहेगा ना, वो हमें रिफॉर्म में नहीं दिखा सकते, वो प्रॉब्लम में दिखा सकते। प्रॉब्लम में दिखाओ कि जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलाइज्ड का आपका प्रॉब्लम है। तब तो डीएम होता है, डीएम क्या करता है, वो जनरल सर्विस है, वो आपका पुलिस की चीज़ों को भी समझ लेता है, वो वेलफेयर वाली चीज़ों से समझता है। पुलिस वाले सिर्फ जनरल, मतलब पुलिस वाले अपने रूल्स से बाउंड होते हैं, उनको मतलब मारना तो मारना, वो फिर उसमें ये नहीं देखते कि यार इसके ह्यूमन राइट्स भी हैं, मारेंगे तो मर भी सकता है, वो ये वाली चीज़ नहीं, ब्रूट फोर्स है वो। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, और बताओ और क्या रिफॉर्म्स ला सकते हो? ठीक है, तो इसका क्या, इसका ये देखो, ये पहला पॉइंट था, है जो आपका पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी दिखा रहा है। हमारे को स्ट्रेंथन करना है डेमोक्रेसी को, तो उसके लिए भी तो कुछ लिखोगे, तो क्या लिख सकते हैं उसके लिए? देखो, पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए आपने ठीक बोला कि पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी लेके आओ। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, बहुत बढ़िया यार। अभी देखेंगे पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जिसमें पब्लिक कंसल्टेशन करवाओ, या वही इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर भी लिख सकते हो, पब्लिक कंसल्टेशन। और कुछ इसमें पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में पब्लिक कंसल्टेशन के साथ साथ किसी और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कौन से? एनजीओ, सिविल सोसाइटी के साथ, बिल्कुल सही। पब्लिक कंसल्टेशन प्लस सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्क इन टैंडम विद सिविल सर्विस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्क इन टैंडम, उनके साथ मिलकर काम करेंगे। फिर इसने जो बोला वो आपके ट्रेनिंग का बोला, जो ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, मिड टर्म करियर ट्रेनिंग, मिड टर्म करियर ट्रेनिंग, जो गांधी कमेटी का रिकमेंडेशन है, मिड टर्म करियर ट्रेनिंग। अब यहाँ पे वो सब चीज़ें दिखाओ, क्या था इसमें? मिशन कर्मयोगी, यही है वो, रूल बेस्ड ट्रेनिंग से या रूल बेस्ड से रोल बेस्ड परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, हाँ, युगांतर, ठीक है, रूल बेस्ड से रोल बेस्ड,
अभी तक क्या है, सिर्फ वी आर अडियरिंग टूवर्ड्स रूल्स। अब यहाँ से रोल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, जो रोल मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल पे, वो परफॉर्म और पेरिश, वही चीज़ है, ठीक है। हाँ, अब जैसे एनजीओ वगैरह लिख रहे थे ना, इसमें एक एग्जांपल लिख लेना, लास्ट टाइम में तुम्हें लिखवाया भी है एनजीओ दर्पण का। हाँ वो तो होता ही है, कहाँ है, कुछ कुछ को मिलते हैं। हाँ, अब ये तो मना कर रही है कि नहीं करना, और तू कह रहा है कि करना है, तो उनको पैसा तो देंगे ही। मेरे को बता कि कौन सा ऐसा है जो उसको पोस्ट रिटायरमेंट से एडवाइजरी के लिए किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर लियो। हाँ, टेन्योर बढ़ा दिया जाता है वो एडवाइजरी के रूप में अच्छा मेरे को बताओ कि जो अगर आप इसको सिर्फ एडवाइजरी के लिए रखना चाहते हो तो पैसा तो देना पड़ रहा है ना, इससे बेटर उससे काम करवाओ। लिख सकते हो वैसे कि एडवाइस, लेकिन यार ऐसे मत लिखो, या तो पूरा ये लिखो कि जो पोस्ट रिटायरमेंट जो आपके इंक्रीज हो रहे हैं उनको कम करा जाए, और सिर्फ उनका विजडम का यूज़ करें, क्योंकि देखो उसमें ये दिखा सकते हो कि पेंशन तो मिल ही रही है ना, तो पैसा तो सरकार दे रही है ना, तो उनके विजडम का यूज़ कर सकते हो। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट था वो जो आप लोगों ने मिस कर दिया, वो है ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस करो, डिजिटलाइजेशन करो वर्क का, जिससे सारे के सारा जो लोग हैं वो सही हो जाए। ई गवर्नेंस, हाँ बिल्कुल सही, टेलर्ड रिफॉर्म होने चाहिए रोल के हिसाब से, यानी कि सब फेडरल के हिसाब से, ठीक है। और कुछ, ठीक है, बहुत सारे हो गए हमारे, ठीक है। चाहे तो अब देखो ये तो हमने जनरल देखे, कंक्लूजन में तो फिर वही वाली चीज़ कि इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी जो आएगी उससे आपका कहीं ना कहीं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होगी, जिसकी हमें ज़रूरत है आज के डेट में, बिकॉज वी नीड टू डेवलप इंडिया एट द रेट 2047। या फिर और भी चीज़ लिख सकते हो कि बिकॉज आर एम इज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर विच वी नीड इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी। बिल्कुल ठीक है। और फिर मैंने तुम्हें याद होगा कि डेमोक्रेसी का एक वो भी लिखाया था कि विद द पीपल और विद इन द पीपल, वो विद द पीपल लोगों के साथ, तो ब्यूरोक्रेसी ही लोगों के साथ जाएगी, तो उनके विद इन द पीपल भी डेमोक्रेसी आ जाएगी। वो सब चीज़ें भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे हमने ये रिफॉर्म्स वगैरह देखे ना, अब इसको चाहो, ये तो जनरल लिखे, इसमें ठीक ठाक मार्क्स मिल जाते हैं। अब चाहो तो ना इसको आप कैटेगरी वाइज भी लिख सकते हो। कैटेगरी वाइज कैसे कि रिक्रूटमेंट में अगर प्रॉब्लम है तो रिक्रूटमेंट के लिए आप लिखो क्या है, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है ट्रेनिंग के लिए, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है फंक्शनिंग के लिए, डिजिटल प्रॉब्लम है, इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम है, या परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रॉब्लम है, प्रमोशन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए, ठीक है, वो और बेहतर लग सकता। याद नहीं आ पाता तो पहले ये लिखना सीखो, ये जब लिख पाओगे तो वो भी चीज़ आ जाएंगी, ठीक है, ठीक। लेकिन ये लेआउट ऐसे ही रहेगा, समझ में आया? ऐसा करके लिखोगे तो यार अच्छे नंबर मिलते हैं, 10 में से 5 साढ़े 5 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, और इतना ही चाहिए हमारे को, है ना भाई। इतने नंबर 5 साढ़े 5 नंबर मिल जाते तो बहुत है, मैक्सिमम 5.5। एवरेज होता है 4 साढ़े 4 नंबर एवरेज। किसमें 15 मार्क्स में 7.5 7.5 मैक्सिमम। अब लेकिन देखो मैक्सिमम के चक्कर में जाओगे ना तो क्वेश्चन छूट जाते हैं, जैसे तुम लोग का हाल है कि 2 क्वेश्चन अच्छे लिखने के चक्कर में 2 छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सारी मैथ्स ही है। इस देख, मैं अगर 2 क्वेश्चन में तेरे को मैं अगर 5-5 नंबर दे दूँ 10 नंबर मिलेंगे, 4 क्वेश्चन में एवरेज लिखूँ तो 4 नंबर भी मिले तो कितने हो जाएंगे 16 नंबर, तो 10 ज़्यादा बेटर के 16, ठीक। एवरेज लिखो, भले ही ये लिखोगे तो थोड़ा एज मिल जाएगा, बट थोड़ा जल्दी लिखना है। ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर हैव हैम्पर्ड द प्रोसेस ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। अब जो मैं तुम्हें थ्योरी बता रहा था ना कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था या पॉलिटिकली डेवलपमेंट कर सकते थे, तो वो इसी के बेस्ड है कि हमने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा रैदर देन पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब ये क्या है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कल्चर ने हैम्पर कर दिया है प्रोसेस,
आप इसमें वही फिर डेफिनेट इंट्रोडक्शन तो अपनी मर्जी से जो भी दे सकते हो आप, वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया लिख लें, या फिर वही दिखा देना ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कल्चर क्या था। करंट अफेयर से भी लिख सकते हैं। करंट नहीं, इसमें दिखाने के पहले हमें इंट्रोडक्शन में दिखाना है कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और कल्चर क्या था। वही हमने डिराइव कहाँ से करा, कॉलोनियल पीरियड से। ठीक, कॉलोनियल पीरियड से डिराइव करा। कैसा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, हायरकियल। देखो वेबर का दिखाओ, इसमें वेबर का, वेबर यहाँ पे वेबर को लिखो। नहीं नहीं, इसमें नहीं, वो आर्टिकल वाला नहीं, इसमें मैक्स वेबर, वो तो सिविल सर्विसेज के लिए है, ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। तो मैक्स वेबर का, अर्लियर वी यूज्ड टू हैव मैक्स वेबर, या वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर दैट हाईलाइट्स, देखो ये हाईलाइट करता है हीरी, एच फॉर हायरकी, impersonality, R से रूल बेस्ड, इंटीग्रिटी, ये है वेबर का हीरी। ठीक है, रूल बेस्ड है आपका, इम्पर्सनैलिटी है, हायरकियल स्ट्रक्चर है, इंटीग्रिटी पे बेस्ड है। ठीक, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। कल्चर कैसा है, कल्चर को भी डिफाइन करना है अब यहाँ। स्ट्रक्चर ऐसा था वेबर का, कल्चर कैसा कल्चर है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक का, जो ट्रेडिशनली ब्यूरोक्रेसी है उसको कैसा कल्चर है। हाँ लिख लो पहले आराम से। कल्चर के लिए मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे, वही आइवरी टावर अप्रोच है, रेवेन्यू सीकिंग कल्चर है, ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट लीडिंग टू मास्टर बिहेवियर एंड सर्विस, मास्टर स्लेव वाला जो आपका रिलेशन है, आइवरी टावर अप्रोच, माई बाप कल्चर। माई बाप भी तो कल्चर है कि माई बाप अपने आप को माई बाप समझने लग जाते हैं। ठीक है, वही कल्चर है। उसके बाद सर ये हमने आउटडेटेड फाइल सिस्टम प्रिवेंटिंग डेटा ड्रिवन एनालिसिस ऑफ सोशल ये किसका दिखा रहा है, इंट्रोडक्शन में। नहीं कल्चर में। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, कि आपका आउटडेटेड कल्चर, आपका टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन नहीं है, वो सारी चीज़ें दिखा सकते हो। ठीक, अब हमें पहला जो सब हेडिंग देनी है वही कि हाउ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हैम्परिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। कैसे हैम्पर कर रहा है, वही सारे प्रॉब्लम्स, क्योंकि बॉटम अप अप्रोच नहीं है, टॉप डाउन अप्रोच है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आपका कंसल्टेशन नहीं होती, स्टेक होल्डर से कोई लेना देना नहीं, सोशल ऑडिट जैसी समस्याएं हैं, सोशल ऑडिट नहीं होता है, जिसकी वजह से करप्शन और रेड टेपिज्म जैसी चीज़ें हो रही हैं। फिर क्या है आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से एक्सक्लूजन है ऑफ बेनिफिशियरीज रेदर देन इंक्लूजन, है ना। हमने क्या करा, एक समुदाय विशेष को ही आपका देने की सोची। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूँ कांग्रेस की, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स करा। ठीक है, वोट बैंक पॉलिटिक्स ने आपने क्या करा कि सिर्फ मुस्लिम्स को सपोर्ट कर दिया वोट बैंक गेन करने के लिए, डेवलपमेंट नहीं करा। सरकारी कमेटी की रिपोर्ट है ये, नहीं सॉरी सरकारिया नहीं, ये कमेटी है ना जिसने मुस्लिम्स को माइनॉरिटी बनाया, और फिर वो एस से ही नाम, एस नाम से ही कमेटी है वो यार, चलो अभी याद आएगा तो बताऊंगा। ठीक है, तो आपने क्या करा कि सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए स्कीम्स बनाई, तो ये सही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। आपने सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म को प्रमोट करा। ठीक है, आपने क्या कहा कि मैं जो अपर कास्ट है उन्हीं को ये फैसिलिटीज़ दूंगा। जैसे आपने देखा होगा कि बिहार का वो था कि भूरा बाल साफ करो, तो भूमियार और वो जो सारी कास्ट है उनको साफ करने के लिए मतलब उसको ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है, लोअर कास्ट, यादव्स, मुस्लिम, ये सबको बढ़ावा दिया बिहार में। तो ये आपने क्या करा कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का करा, जिससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया लोगों का, इंक्लूजन की जगह एक्सक्लूजन हुआ आपका। ठीक, तो ये सारी समस्या है। और क्या हो सकता है, कैसे और कैसे हैम्पर करा, एपैथिक आपका वो एपैथिक आपका बिहेवियर था टूवर्ड सिटीजन्स। आपने जैसे आपने देखा होगा कि राशन शॉप के आगे एक महिला मर जाती है जस्ट बिकॉज वो जो आधार का ऑथेंटिकेशन है वो आपका होता नहीं है। अगर आप एम्पैथिक हो, उसके प्रति आप सहानुभूति रखते हो, तो फिर वैसा नहीं होता है ना। मतलब एक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, टेक्नोलॉजी फेलियर की वजह से यू हैव डिनाइड राशन टू दैट पुअर लेडी। ठीक है, जो आपके सामने मर रही है। अब आपका इतना राशन था यार, अपनी जेब से दे देता उसको राशन, क्या हो गया, बोलता नेक्स्ट टाइम आधार ऑथेंटिकेशन करा लेना। ये होता है एम्पैथी। ठीक, तो ऐसा नहीं है हमारा, माई बाप कल्चर है। ठीक है, और कैसे करा, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि हमने साइफनिंग ऑफ मनी, साइफनिंग ऑफ बेनिफिशियरी करना स्टार्ट कर दिया।
साइफन करा ना हमने, लूटा। राजीव गांधी ने क्या बोला था कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ, जगह लोगों तक पहुँचते पहुँचते वो 19 पैसे रह जाता है, 18 या 19 पैसे रह जाता है। तो ये बीच का 80 पैसे कहाँ चला गया? करप्शन में चला गया। ये आप ऐसे कोट्स भी लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो कि इससे ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, साइफनिंग, SIPHONING, साइफनिंग ऑफ मनी या बेनिफिट्स, साइफनिंग ऑफ बेनिफिट्स। वही कि करप्शन है बहुत ज़्यादा है। राजीव गांधी का स्टेटमेंट है कि फ्रॉम दिल्ली आई सेंड 1 रुपीज़ एंड व्हेन इट रीच ग्राउंड लेवल इट ओनली रिमेन्स 18 पैसा, 18 या 19 पैसा ऐसे कुछ करके था। ठीक है यार, कमेटी का नाम याद नहीं आ रहा यार, बहुत प्यारी कमेटी है वो, जिसने मुस्लिम्स को कोटा देने की बात करी 3%, बस होने वाला सर, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने रिफॉर्म्स दिखाए। अब इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो ये तो ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का हुआ, अब इसमें चाहो तो तुम रिफॉर्म्स दिखा सकते हो कि ये रिफॉर्म्स लेके आओ ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिससे चीज़ें सुधर जाए। ठीक है, फिर हाँ वही पॉइंट्स कौन से नहीं सिमिलर नहीं है वो, देखो है सारे के सारे वो टॉपिक वही है ना कि सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी। ठीक, तो पॉइंट्स तो लगभग आपको कहीं ना कहीं यूज में मिलेंगे, बट आपका जो टॉप लेवल का अप्रोच है वो चेंज हो जाएगा, इंट्रो चेंज हो जाएगा, बॉडी चेंज हो जा रही है, बॉडी भी तो चेंज हो रही है। यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दिखा रहे हैं कि क्यों ग्राउंड लेवल पे चीज़ें नहीं पहुँच रही है ब्यूरोक्रेसी की वजह से। ऊपर वाले में सिर्फ इफेक्टिवनेस और न्यूट्रलिटी की बात करी थी, उससे ऊपर वाले में कैडर बेस्ड समस्या दिखानी थी कि कैडर बेस्ड क्या समस्या है। अब समस्याएं तो वही रहेंगी ना समस्याएं, लेकिन वो लिंक जो लिंकेज है आपका वो डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है यार, फिर आज का हो गया। कल का टॉपिक जो नेक्स्ट है उसी लिस्ट में वही रहेगा। करप्शन सारा पढ़ के आना, सारा। या देखो लोकपाल एक टॉपिक, CBC एक टॉपिक, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक टॉपिक। ठीक है, अब जैसे इसने बोला क्या अभी कुछ टॉपिक बोला ना, वो अलग है। कर्मयोगी तो तुम्हें सब जगह यूज करना है, मिशन कर्मयोगी इसमें भी दिखा सकते हो कि ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी की जगह नाउ वी नीड मिशन कर्मयोगी, मतलब कर्मयोगी चाहिए। कर्मयोगी ऐसे बंदे होते हैं जो कर्म में बिलीव करते हैं, रोल में बिलीव करते हैं रैदर देन रूल, वो सब चीज़ें दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो करप्शन पढ़ना, बाकी जो डिटेल्ड है वो मैं फिर सर से पूछ लेता हूँ। वो पता है मेरे को, करप्शन वाला 2-3 टॉपिक्स है उसमें, तो करप्शन के अंदर और क्या क्या आएगा वो मैं फिर डिटेल सर से पूछ लेता हूँ। तुम सारे पढ़ के आना, लेकिन यार अब पढ़ के आना ना, तुम कुछ अगर नहीं कर सकते ना तो उसको यूज़ कर सकते हो ना। जैसे मान लो कि करप्शन में कोई क्वेश्चन आया तो उसमें तुम लोकपाल भी दिखा सकते हो, CBC भी दिखा सकते हो। तो जब नॉलेज होगी तभी तो दिखा सकते हो, नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे दिखाओगे? दिखा यार, क्या कह रहे हो? प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, सेंट्रल CBI पे है क्या, देख तो प्रॉब्लम ऑफ करप्शन पूछा है। ठीक है, और नेक्स्ट वाले पढ़ना है प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, CBI और CBC। टैकलिंग करप्शन और सोशल ऑडिट मत करना है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ 6 और 7 ये वैसे देखो चारों टॉपिक से इंटीग्रेटेड है, चारों कर सकते हो तो कर ले। ये बताओ, देखो यार मेजॉरिटी जो बोलती है वो वही बता यार, क्या नाम था यार, नाम भूल गया मैं, अदीबा, उसका नाम क्या कराना, बता यार, बता भाई, इसको प्रॉब्लम बता, इसको प्रॉब्लम बता भाई, क्या प्रॉब्लम आ रही है? उससे कोई इसका वो नहीं है। हाँ तो ठीक है, 2 ही करते हैं फिर यार। ठीक है, करप्शन वाले जो 2 टॉपिक है 6-7 है ना, वो करके आना फिर यार। और अपनी फ्रेंड को भी बता देना यार, क्या नाम है उसका?
अंकिता तो ये अलाउ दे दो ये। नाम लिख दो, नाम हाँ नाम लिख दो यार, नाम लिख। वीडियो से बंद हो गया। अच्छा सॉरी यार, वो तो फिर